मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसके अंतर्गत बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी ऑनर्स का पहला पत्र पेपर जो कि भौतिक भूगोल है यानी फिजिकल ज्योग्राफी है, उसका एक टॉपिक उठा करके लाया हूँ। और यह टॉपिक जो है वह यूनिट 4 से है और टॉपिक का नाम है वायु राशि एवं उनका वर्गीकरण, अर्थात एयर मास एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक पर चर्चा जो मैं आज करने जा रहा हूँ, यह टॉपिक कोई नया टॉपिक आपके लिए नहीं है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी क्लास में चर्चा किया हूँ, ऑनलाइन क्लास में। उसमें मैं बताया था आपको कि वायु राशि का अवधारणा क्या है, मतलब कैसे वायु राशि आया, कहाँ से आया, किस तरह से भूगोल में इसका महत्व है। फिर बताया था कि वायु राशि का परिभाषा बताया था। फिर आपको चर्चा किया था कि वायु राशि की उत्पत्ति किन क्षेत्रों से होती है, कहाँ से होती है। इस बात की चर्चा मैं पूर्व में कर चुका हूँ। तो आज का जो हमारा मूल टॉपिक है वह है वायु राशि एवं उसका वर्गीकरण। तो आज हम इसमें चर्चा करने से पूर्व थोड़ा सा हम फिर से वायु राशि क्या है इसके बारे में चर्चा कर लें। तो वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत भाग को कहते हैं जिसमें क्षैतिज तल में तापमान एवं आर्द्रता संबंधी लक्षणों में समानता पाई जाती है। दूसरे शब्दों में वायु राशि वायु का एक ऐसा विस्तृत पुंज है जिसके भौतिक लक्षण विशेष रूप से तापमान एवं आर्द्रता क्षैतिज तल में कम या अधिक मात्रा में समान होते हैं। वायु राशियों का विस्तार हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होता है। इस विस्तृत वायु पुंज में 160 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर भी तापमान तथा आर्द्रता में बहुत थोड़ा परिवर्तन मिलता है, किंतु जहां दो विपरीत प्रकृति वाली वायु राशियां परस्पर मिलती है, उनके सीमांत क्षेत्र में तापमान एवं आर्द्रता में थोड़ी ही दूरी पर भारी अंतर मिलता है। तो ये मैं आपको बताया कि वायु राशि के अंतर्गत कि वायु राशि में जो है किस तरह से जो है कि वायु राशि का किसे कहते हैं, थोड़ा सा परिभाषा को फिर से मैं बताया। और अब मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वह जो आज का टॉपिक है एयर मास का वर्गीकरण, उस पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो वह अब कर रहा हूँ। तो एयर मास का वर्गीकरण की जब बात होती है तो इसमें आपको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसका वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तो पहले हम इसकी चर्चा कर लें कि वायु राशि का वर्गीकरण करने के लिए हम किन किन बातों पर जो है गौर करते हैं। तो प्रत्येक वायु राशि के लक्षण जो उससे उत्पन्न मौसम को प्रभावित करते हैं, उसके उत्पत्ति क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त वायु राशि जब अपने उत्पत्ति क्षेत्र से अन्य प्रदेशों की ओर अग्रसर होती है, तब उसके मार्ग में पड़ने वाले तल की भौतिक दशाएं जैसे तापमान, आर्द्रता एवं धरातल की प्रकृति आदि उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन ला देती है। अतः यह तर्कसंगत प्रतीत होता है कि वायु राशियों का वर्गीकरण करते समय उनके उत्पत्ति क्षेत्रों की विशेषताओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को उचित महत्व दिया जाए। अब इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वायु राशियों के वर्गीकरण के दो मुख्य आधार हैं। पहला
उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति तथा दूसरा तल की प्रकृति। अब पेटरसन महोदय ने उत्पत्ति क्षेत्रों की स्थिति के आधार पर वायु राशियों को 5 स्थूल वर्गों में, बड़े वर्गों में विभक्त किया है। अब ये 5 कौन सा है? तो इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय वायु राशि, दूसरा है आर्कटिक वायु राशि, तीसरा है ध्रुवीय वायु राशि, चौथा है भूमध्य रेखीय वायु राशि और पांचवा है अंटार्कटिक वायु राशि। वहीं बायर्स ने वायु राशियों को 3 स्थूल वर्गों में विभक्त किया है, आर्कटिक वायु राशि, दूसरा ध्रुवीय वायु राशि और तीसरा उष्णकटिबंधीय वायु राशि। अब एक जो है विद्वान है ट्रिवार्था, यह जलवायु विज्ञान में बहुत सारे काम किए हैं, तो इसने उत्पत्ति क्षेत्रों के आधार पर वायु राशियों को केवल 2 स्थूल वर्गों में ही विभक्त किया है। पहला है इसका ध्रुवीय वायु राशि, पोलर एयर मास, जिसके लिए अल्फाबेट के अक्षर कैपिटल P का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बताया उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ट्रॉपिकल एयर मास, जिसके लिए अल्फाबेट का कैपिटल T लेटर का इस्तेमाल संकेत के लिए किया जाता है। ट्रिवार्था के अनुसार आर्कटिक, अंटार्कटिक तथा विषुवत रेखीय वायु राशियों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, बल्कि ये तो उपर्युक्त वायु राशियों के ही संशोधित रूप मात्र हैं। तल की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक वायु राशि 2 उपवर्गों में विभक्त की जाती है। पहला है महाद्वीपीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल एयर मास, इसके लिए जो है अल्फाबेट का स्मॉल लेटर C का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है महासागरीय मेरीटाइम वायु राशि, इसके लिए अल्फाबेट का स्मॉल M लेटर का प्रयोग किया जाता है। महासागरीय वायु राशियों की उत्पत्ति महासागरों के ऊपर तथा महाद्वीपीय वायु राशियों की उत्पत्ति महाद्वीपों के ऊपर होती है। महासागरीय वायु राशियां प्रारंभ से ही आर्द्रता से परिपूर्ण होती है, अतः उनमें संघनन की प्रक्रिया का होना स्वाभाविक होता है। इसके विपरीत महाद्वीपीय वायु राशियां शुष्क होती है। ये वायु राशियां जब स्थल भाग से महासागरों के ऊपर पहुंचती है, तब इनमें वाष्पीकरण के द्वारा आर्द्रता की अधिक मात्रा प्राप्त हो जाती है। इससे महाद्वीपीय वायु राशियों में महासागरीय वायु राशि के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु महासागरीय वायु राशियां जब महाद्वीपों के ऊपर से गुजरती हैं, तब उनका स्वरूप परिवर्तन अपेक्षाकृत मंद गति से होता है। इसके अतिरिक्त उनमें उपस्थित आर्द्रता की मात्रा क्रमशः क्षीण होती जाती है। इस प्रकार उत्पत्ति क्षेत्र एवं धरातल की प्रकृति के आधार पर वायु राशियों को निम्नांकित 4 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। दूसरा है महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, मेरीटाइम पोलर एयर मास। तीसरा है महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। और चौथा है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, मेरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। पुनः उष्मागतिक परिवर्तन को आधार मानकर बर्गरान ने वायु राशियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। तो उन्होंने जो प्रस्तुत किया वो वर्गीकरण इस प्रकार है कि वायु राशियां जो धरातल से अपेक्षाकृत ठंडी होती है, W वायु राशियां जो धरातल की अपेक्षा गर्म होती है। इसी प्रकार
गतिज परिवर्तन की दृष्टि से पैटरसन ने वायु राशियों को स्थूल रूप से दो वर्गों में विभाजित किया है। एस जो है, अब ये एस जो है ये अल्फाबेट का स्मॉल एस है। तो एस वायु राशि के ऊपरी भाग में स्थिरता पाई जाती है। उसी तरह से फिर उसने यू का प्रयोग किया है पैटरसन ने। तो ये यू जो है स्मॉल लेटर का अल्फाबेट का स्मॉल लेटर यू है। तो यह जो है बताता है यह यू वायु राशि के ऊपरी भाग में अस्थिरता पाई जाती है। मतलब एस जो है वो स्थिरता के लिए प्रयोग किया है कि वायु राशि के ऊपरी भाग में स्थिरता, और यू वायु राशि के ऊपरी भाग में अस्थिरता, इस यू को प्रयोग किया है। अब है कि यू वायु राशियां उन प्रदेशों में मिलती हैं जहां चक्रवात अधिक आते हैं तथा वायुमंडल में ऊंचाई पर ठंडी वायु का अभिवहन होता है। इसके विपरीत एस वायु राशियां जिनका शीर्ष भाग अस्थायित्वपूर्ण होता है ऐसे प्रदेशों में मिलती है जहां धरातल पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होती है अथवा जहां वायुमंडल के ऊपरी भाग में उष्ण वायु का अभिवहन होता है। वायु राशियों के इस प्रकार विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इनको कुल 16 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जिसे हम आरेख के द्वारा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये आरेख आप देखेंगे तो आपको इस बात को भलीभांति समझने में मदद मिलेगी। अब है कि ये आरेख जो है यह भी 2 प्रकार का है, और ये दोनों आरेख में मैं जो दिखाने का कोशिश किया हूँ, मैं नहीं, ये अलग अलग विद्वानों ने दिखाने का कोशिश किया है। बिलेट के अनुसार है यह आरेख। इसमें दिखाया है कि विश्व की प्रमुख वायु राशियां एवं वाताग्र जनवरी के सीजन में किस तरह का होगा, जनवरी के महीने में कैसा होगा। और दूसरा फिर ये दिखाया है कि विश्व की प्रमुख वायु राशियां एवं वाताग्र जो है वह जुलाई के महीने में किस तरह का होगा। तो ये विलेट महोदय का जो है वर्गीकरण जो है वह किस तरह से किया और चित्र में किस तरह से प्रस्तुतिकरण किया, उसके हिसाब से उसने दिखाने का प्रयास किया है। तो अब जो है ये वायु राशियों का वर्गीकरण जो है 16 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है, जो कि आरेख के द्वारा आपने समझा। अब वायु राशियों को जब हम उसको और थोड़ा सा परिमार्जित करके अध्ययन करने का प्रयास करें, थोड़ा सा उसको और संशोधित करके हम अध्ययन करने का प्रयास करें, तब उसका वर्गीकरण को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस वर्गीकरण को भी देख लें। तो वायु राशियों का यह जो वर्गीकरण है, इसमें हम पहले संकेत अक्षर का जो है वो बताएंगे आपको कि संकेत अक्षर किस तरह का, कौन सा लेटर का अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है। तो अल्फाबेट का स्मॉल लेटर पी का इस्तेमाल जो है वह ध्रुवीय क्षेत्र को संकेत करने के लिए दिखाया गया है। उसी तरह से अल्फाबेट का जो है कैपिटल टी का इस्तेमाल वह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को संकेत करने के लिए उपयोग किया गया है। इसी तरह से महाद्वीपीय क्षेत्रों को बताने के लिए जो है वह अल्फाबेट का स्मॉल लेटर सी का इस्तेमाल किया गया है। महासागरीय क्षेत्र को दर्शाने के लिए, बताने के लिए जो है अल्फाबेट का स्मॉल लेटर एम का इस्तेमाल किया गया है। वहीं नीचे से गर्म होने वाली जो है वो वायु को के लिए के जो है कैपिटल लेटर के, ये अल्फाबेट का कैपिटल लेटर जो है के का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से अल्फाबेट का कैपिटल लेटर डब्ल्यू का इस्तेमाल जो है नीचे से ठंडी होने वाली वायु के लिए किया गया है। उसी तरह से आपका अल्फाबेट का स्मॉल लेटर एस का इस्तेमाल ऊपरी भाग में स्थिर वायु के लिए किया गया है, और यू लेटर का अल्फाबेट का स्मॉल लेटर यू का इस्तेमाल ऊपरी भाग में अस्थिर वायु के लिए किया गया है। अब है कि विभिन्न वायु राशियों का संक्षिप्त विवरण, अब इसके आधार पर फिर लेटर को एक दूसरे से जोड़ करके
फिर बनाया गया है और उसका वर्गीकरण उसको आप जब आप देखेंगे तो फिर जोड़ करके इस तरह से अध्ययन किया गया है। स्मॉल सी, कैपिटल पी, के और स्मॉल एस मिला करके यह जो बना है यह है शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि, जो नीचे से गर्म होने के कारण निचली परतों में अस्थायी तथा अवतरण के फलस्वरूप शीर्ष भाग में अस्थायी होती है। अब इसके बाद है स्मॉल सी, फिर कैपिटल पी और के और स्मॉल यू। तो यह जो है बताता है शीतल, शुष्क एवं अस्थायी महाद्वीपीय वायु राशि, जिसमें अस्थिरता आंशिक रूप से धरातलीय उष्मन के कारण तथा आंशिक रूप से प्रबल चक्रवातीय प्रवाह से उत्पन्न आरोही गति से उत्पन्न होती है। इसके बाद जो आता है वह है स्मॉल सी, कैपिटल पी और डब्ल्यू और स्मॉल एस। तो यह है शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि, जो नीचे से शीतल होने के कारण अधोभाग में अस्थिर तथा अवतरण के कारण शीर्ष भाग में भी स्थिर होती है। अब इसके बाद आता है स्मॉल सी, कैपिटल पी और डब्ल्यू और स्मॉल यू। तो यह है शीतल एवं शुष्क महाद्वीपीय वायु राशि, जो नीचे से शीतल होती है किंतु जिसके ऊपरी भाग में अवतरण की अनुपस्थिति में ताप ह्रास दर प्रपाती होती है। अब इसके बाद आता है स्मॉल एम, फिर कैपिटल पी, स्मॉल के एस, उसके बाद फिर स्मॉल एम, फिर पी कैपिटल और स्मॉल के यू, फिर स्मॉल एम, फिर पी डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल एस, तथा एम, स्मॉल एम, फिर पी डब्ल्यू कैपिटल और स्मॉल यू। तो यह जो है सामूहिक रूप से यह वायु राशियाँ क्या बताता है, बताता है महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशियों से दो प्रकार से यह भिन्न होती है। पहला यह कि इनका धरातलीय तापमान अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है, तथा दूसरा यह कि महासागरों पर उत्पन्न होने के कारण इनमें आर्द्रता की मात्रा अधिक पाई जाती है। सभी प्रकार की उष्णकटिबंधीय वायु राशियों में एक सामान्य विशेषता यह मिलती है कि प्रत्येक तल पर उसका तापमान ध्रुवीय वायु राशियों की अपेक्षा अधिक रहता है। इसके अतिरिक्त इनकी दूसरी विशेषता होती है कि इन सभी में आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक मिलती है। इन वायु राशियों में के, डब्ल्यू, एस तथा यू अक्षरों को लगाने से ध्रुवीय वायु राशियों की भांति इनके अस्थायित्व अथवा अस्थायित्व का बोध होता है। तो यहाँ पर दो चित्र भी आपको मैं दिखाया था, तो दोनों चित्र के माध्यम से आप इसका अलग अलग वर्गीकरण को भलीभांति समझ गएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज का जो यह क्लास था आपका वायु मास एवं उसका वर्गीकरण, यह क्लास पूरा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास को आपने भलीभांति समझने का प्रयास किया होगा। इस क्लास में आपने टॉपिक को समझा होगा, और आप यदि अब भी नहीं समझ पाए होंगे तो आप इसका स्वाध्याय करेंगे फिर से, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको भलीभांति समझ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वाध्याय करते रहिए और नए नए टॉपिक को भी पढ़ते रहिए, और पुराना टॉपिक जो भी पढ़ाया जा चुका है उसका आप अभ्यास करते रहिए, पुनर्अभ्यास कीजिए, ताकि आपको कहीं से समस्या नहीं हो। और मिलता हूँ फिर नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।